छात्र बच्चों, कक्षा 7 के लिए हिंदी का रिवीजन है और ये गद्यांश के आधारित एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा। पहले इस गद्य को हम पढ़ेंगे, फिर इसके आधारित जो भी प्रश्न रहेगा उसको हमें लिखना रहेगा। तो ये गद्यांश नंबर 1 है, समझ गए। अभी इसको हम पढ़ते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधों, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। तो अभी ये गद्यांश हमने पढ़ लिया, उसके आधारित जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। माधवदास की नई कोठी की विशेषता लिखिए। तो माधवदास की नई कोठी संगमरमर की बनी थी। इसके सामने सुंदर फूल पौधों का बगीचा था। माधवदास के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो माधवदास कला से प्रेम करने वाले सुंदर अभिरुचि के आदमी थे। उनमें कोई बुरी आदत न थी। वे अपना खाली समय प्राकृतिक के सौंदर्य निहारते हुए बिताया करते थे। अभी तीसरा नंबर प्रश्न, माधवदास शाम को चबूतरे के तख्त पर क्यों बैठते थे? तो माधवदास के पास शाम को पर्याप्त खाली समय होता था। इस खाली समय को बिताने के लिए वो बगीचे के सामने चबूतरे पर बैठते थे और अपने बगीचे की प्राकृतिक सुंदरता को देखा करते थे। चौथा नंबर प्रश्न, माधवदास का बगीचा कहाँ था? माधवदास का बगीचा कहाँ था? उनकी कोठी के अंदर बड़े से आंगन में, नई कोठी के सामने, पुरानी कोठी के ठीक सामने, नई कोठी के पीछे। इसका सही उत्तर होगा नई कोठी के सामने। आसमान के रंग में बदलाव कब आता था? प्रातःकाल, रात के समय, दोपहर के समय, सायंकाल में। तो सायंकाल यानी शाम को समय बदलाव आता था। माधवदास के उद्यान में इनमें से क्या नहीं था? फूल के पौधे, सुंदर चिड़िया, पानी फेंकते फव्वारे। तो क्या नहीं थे? सुंदर चिड़िया नहीं थे, इसीलिए तो वो चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। अब ये हो गया गद्यांश नंबर 2 यानी दूसरा नंबर गद्यांश। अभी ये 3 गद्यांश के आधार पर आपको मैंने प्रश्न रिवीजन में दिया है, जिसमें से एक आपको कोई भी एक परीक्षा में आएगा। तो अभी देखिए इसको पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की गली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। तो यहाँ पे है क्वार के महीने की 2 विशेषता लिखिए। तो क्वार के महीने की 2 विशेषता, गांव में जलाशय पानी से भरे होते हैं, रास्ते की कीचड़ सूख चुकी होती है। अभी है क्वार महीने में का आनंद बच्चे किस प्रकार उठा रहे हैं? क्वार महीने का आनंद बच्चे तालाब के झाग भरे पानी में धमाकों से कूदकर नहाते हुए उठा रहे हैं। वायुमंडल में विचित्र सी गंध फैलने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में विचित्र सी गंध फैलने का कारण तालाब के पानी में सूरज की गर्मी से जंगली घासों का सड़ना है। अभी चौथा नंबर प्रश्न, किसकी जड़ें पानी के साथ बहकर गांव की ओर आई थी? तो वन प्याज, मोथा, साई या सिवान? देखिए किसकी आई थी? वन प्याज की। अपने अपने मौसम की अलग अलग बातें होने का आशय है। मौसम की बातें करते हैं, बातों से मौसम बदलते हैं। हर मौसम में खाने की विशेष वस्तुएं मिलती है, हर मौसम में विशेष बातें की जाती है। क्या होगा? हर मौसम में खाने की विशेष वस्तुएं मिलती है। मोथा और साई कहाँ से बहकर आए थे? तो तालाब से, जंगल से, गांव से या सीमावर्ती खेतों से? तो क्या होगा उत्तर? सीमावर्ती खेतों से। यह है गद्यांश नंबर 3। अभी इसमें देखिए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा
उनके विचार में शायद ही इस बात आ सके कि बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं के रूप पहाड़ी व्यक्तियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि रूप की हिमालय की ससुर और समुद्र का उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अभी है प्रश्न की तरफ चलते हैं। गद्यांश पढ़ा, अभी प्रश्न की तरफ। विशाल नदियों का कौन सा रूप कल्पना से परे है? विशाल नदियाँ का कौन सा रूप कल्पना से परे? विशाल नदियों का वह रूप कल्पना से परे है कि यहाँ नदियाँ हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर खेला करती हैं। पहाड़ी आदमी किससे आकर्षित नहीं होते? तो पहाड़ी आदमी नदियों के बाल रूप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू से उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं। लेखक समुद्र को हिमालय का दामाद क्यों कहता है? लेखक समुद्र को हिमालय का दामाद इसलिए कहता है क्योंकि हिमालय की बेटियां यानी नदियों का हाथ अंततः समुद्र ही थामता है। हिमालय की गोद में खेलने वाली बच्चियां कौन हैं? बर्फीली चोटियां, वहां से निकलने वाली नदियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां। तो क्या होगी उत्तर? वहां से निकलने वाली नदियां। वो लेखक को कौन सा रूप आकर्षक रूप लगा? मैदान में बहने वाली नदियों का, हिमालय की गोद में खेलती बच्चियों का, पहाड़ी आदमियों का, हरी भरी घाटियों का। तो उत्तर होगा हिमालय की गोद में खेलती बच्चियों का। लेखक को किस बात की झिझक नहीं होती? तो यहाँ पे हो जाएगा हिमालय पर जाने में, पहाड़ी लोगों से मिलने में, नदियों में नहाने में, तो हिमालय और समुद्र का रिश्ता जोड़ने में। तो हिमालय और समुद्र का रिश्ता जोड़ने में। चलते प्रश्न 1 के ब के तरफ। 1 का ब, काव्यांश पर आधारित प्रश्न यानी निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। इसी तरह पहला था निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अभी दूसरा क्या आ गया? निम्नलिखित काव्यांशों को यानी कविता के अंश को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बिना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम क्या? शिवमंगल सिंह सुमन, और कविता का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अभी दूसरे प्रश्न, पिंजरे में बंद पक्षियों का कौन सी व्यथा आप महसूस करते हैं? तो पक्षियों को पिंजरे में बंद होकर जीना पसंद नहीं है, वे वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे सलाखों से टकराकर उनके पंख टूट जाते हैं। अभी तीसरा प्रश्न, काव्यांश पर आधार पर पक्षियों के 2 विशेषता लिखिए। पक्षी की 2 विशेषता स्वाभाविक विशेषता है। पक्षी स्वतंत्र रहकर नदी झरनों का पानी एवं जल के फल खाना चाहते हैं। वे हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पक्षियों के पिंजरे में कैसी तिलियां लगी है? चांदी की, सोने की, तांबे की या लोहे की? तो सोने की। पक्षी भूखे प्यासे कब मर जाएंगे? जब उन्हें दाना नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें कड़वी निबोरी दी जाएगी, जब कटोरी में मैदा नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो कब मर जाएंगे? जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। इसका उत्तर होगा जब कटोरी में मैदा नहीं दिया जाएगा। कनक कटोरी का मैदा किसका प्रतीक है? कनक कटोरी का मैदा सुख सुविधाओं का, महंगी वस्तुओं का, पराधीन जीवन का या आराम सुख जीवन का। तो यहाँ होगा पराधीन जीवन का यानी स्वतंत्रता का। काव्यांश 2, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो, चीलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो अभी प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्यांश पढ़ लिए। मोर की आवाज़ सुनकर कैसा लगा? तो मोर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई किसी को घर आने के लिए बुला रहा हो, अब घर आ जाओ। चीलम क्यों आंधी गई है? मोर की आवाज़ में किसी के बुलावे को सुनकर किसान हड़बड़ा गया। इस हड़बड़ाहट में उसके हाथ की चीलम औंधी हो गई है। औंधी यानी उलट गया। अभी आवाज़ देने के बाद वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ?
तो आवाज़ देने के बाद चीलम उलटने से वातावरण में धुआं छा गया, सूरज डूब गया और रात हो गई। धुआं उठने का क्या कारण था? चौथा नंबर, आग जलना, सूरज चमकना, रात होना या चीलम उलट जाना? तो चीलम उलट जाना। मोर किसे आवाज़ दी होगी? किसान को, सूरज को, धुएं को या चीलम को? तो किसान को। उत्तर क्या होगा? किसान को। यह है काव्यांश 3। तीसरा, कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कविता में कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर, कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र और कविता का नाम है कठपुतली। ये कठपुतली के गुस्से में होने का कारण क्या था? तो कठपुतली के गुस्से में होने का कारण था बंधन पड़ना, अपनी आज़ादी को खो बैठना और दूसरे के इशारों पर नाचने के लिए विवश होना। कठपुतली क्या चाहती थी? कठपुतली चाहती थी कि उसके बंधन तोड़कर उसे स्वतंत्र कर दिया जाए और उसे उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्र कर दी जाए। कठपुतली की मनोदशा कैसी थी? प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, उल्लासित या दुखी? तो दुखी। कठपुतली के धागों में क्या बांधा गया? उसे सुंदर बनाने के लिए। क्यों बनाया गया? तो इसे इशारों पर नचाने के लिए, उसे स्वतंत्र बनाने के लिए, अन्य कठपुतलियों के तरह अलग करने के लिए, से अलग करने के लिए, इशारों पर नचाने के लिए। सही उत्तर होगा। कठपुतली के स्वर है त्याग की भावना, सहनशीलता की भावना, विद्रोह की भावना, उपकार की भावना। तो यहाँ उत्तर होगा विद्रोह की भावना। चलते अभी देखिए दो मैंने ये है 2 का और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। यहाँ पर मैंने रिवीजन के लिए ज़्यादा रखा है, इसमें से सिर्फ 5 आपको परीक्षा में आएंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के पिंजरे में कैसी तिलियां लगी है? तो पक्षियों के पिंजरे में सोने की तिलियां लगी है। कनक कटोरी की मैदा किसका प्रतीक है? कनक कटोरी का मैदा पराधीन जीवन का प्रतीक है। मोथा और साई कहाँ से बहकर आए थे? मोथा और साई सीमावर्ती खेतों से बहकर आए थे। खजूर के पेड़ से उड़कर आया कौआ किसका प्रतीक था? तो खजूर के पेड़ से उड़कर आया कौआ अपशगुन का प्रतीक था। पहाड़ी आदमी किससे आकर्षित नहीं होते? पहाड़ी आदमी नदियों के बाल रूप को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो शुरू से उन्हें वैसे ही देखते आ रहे हैं। लेखक के मन में किसके प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे? तो लेखक के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। कठपुतली के धागे किनके प्रतीक हैं? कठपुतली के धागे रूढ़ी, दास्ता, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाले सामाजिक नियमों के प्रतीक है। मन के छंद छूने का आशय है। मन के छंद छूने का आशय अपनी इच्छा अनुसार काम करना। बच्चों का झुंड क्या खरीदना चाहता था? बच्चों का झुंड मुरली खरीदना चाहता था। रोहिणी चीख के ओट में बैठना चाहती थी, क्यों? तो रोहिणी चीख के ओट में पर्दा प्रथा के कारण बैठना चाहती थी। दिव्या को देखकर डॉक्टर ने क्या अनुमान लगाया? दिव्या को देखकर डॉक्टर ने उसके शरीर में रक्त की कमी होने का अनुमान लगाया। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण हड्डियों में होता है। उचित आहार से तात्पर्य है पौष्टिक या संतुलित भोजन। बिजली का खंभा क्या करना चाहता है? बिजली का खंभा चाहता है कि वह अपने हाथ में पकड़े बल्ब को फेंक कर कहीं दूर चला जाए। पानी की मोर से कौन त्रस्त था? पानी के मार से कौन त्रस्त था? पानी के मार से खंभा त्रस्त था। पूरब में अंधकार किस प्रकार दिख रहा था? पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड सा दिख रहा था। पहाड़ रूपी किसान किस प्रकार बैठा है? पहाड़ रूपी किसान जाड़े की शाम के समय घुटने मोड़े बैठा है। माधवदास कौन थे? माधवदास धनी व्यक्ति थे जिसके पास खूब धन दौलत थी। चिड़ियों को कौन पकड़ने का प्रयास कर रहा था? चिड़ियों को नौकर पकड़ने का प्रयास कर रहा था। चिड़िया कहाँ आ बैठी? चिड़िया बगीचे में आ बैठी।
अभी 2 का ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहा है वो लिखिए। ये जो वाक्य दिया हुआ ये कौन किससे कह रहा है उसका दोनों तो देखिए, ये पहले वाक्य है कौन और किससे, ऐसे ही आपको सामने ही उत्तर लिखना है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने लेखक से, किससे कहा, लेखक से। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ, ये बात दादी माँ ने किससे कहा था, न रोमी की चाची से, रमी की चाची से। उसके बाद क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, लेखक ने अपने आप से, किससे लेखक कहे हैं, अपने आप से। क्यों भाई किस तरह देते हो, तो ये है विजय बाबू मुरली वालों से। कौन कहा है, विजय बाबू कहे हैं मुरली वाले से। अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली किससे बोला था, बच्चे के झुंड ने मुरली वाले से। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, कौन बोली थी, वृद्धा दादी से बोली थी रोहिणी। किससे बोली थी, वृद्धा दादी से रोहिणी बोली थी। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, मुरली वाला ने रोहिणी से। दीदी एक सवाल पूछूं, अनिल ने डॉक्टर से। दिव्या को एनीमिया है, डॉक्टर दीदी ने अनिल से। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं, अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा। लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, पेड़ ने खंभा से कहा। क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, तो खंभा ने लेटर बॉक्स से कहा। तुम चलते भी हो, लड़की ने लेटर बॉक्स से। आपको लिखना आता है ना, कौआ ने लेटर बॉक्स से। मैं थक कर बैठ गई थी, चिड़िया ने माधव दास से। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, किसने बोला था, माधव दास ने चिड़िया से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है, चिड़िया की माँ ने चिड़िया से। अब यह खंड ब, 3 का क, कोष्टक में दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ देखिए चित्र, तो चित्र के आधार पर यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ चित्रकार हुआ, क्या हुआ, चित्रकार। अभी बसंत आते ही उपवन, तो यहाँ पुष्प है, तो पुष्प से क्या हो गया, पुष्पित। यह संतरा बहुत रस, तो रसीला। हमें सामाजिक, यहाँ स्वच्छ है, तो ये स्वच्छता। तुम्हें अपनी, यहाँ लिख है, तो लिख का क्या होगा, लिखावट सुधारनी चाहिए। अब ये निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ नदीस है, नदीस का क्या होगा, नदी जोर ईस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दीर्घी ई होना चाहिए, हर्षी ने यानी बड़ी ई और सौ, नदीस। परोपकार, पर जोर उपकार, परोपकार। पूर्वोक्त, पूर्व जोर उक्ति, पूर्वोक्त। सदैव, सदा जोर एव, सदैव। यद्यपि, यदि जोर अपि, यद्यपि। यहाँ निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। अभी पहला है कमल नयन, तो कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात राम। अभी है पंचानन, 5 आनन यानी मुंह का समूह, 5 आनन है जिसके, अर्थात शेर। चतुरानन, 4 आनन का समूह, 4 आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। यानी पूरा उत्तर आपको लिखना है, ये थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। यहाँ कंठ छूट गया, कंठ यानी शिव जी। अभी है 3 के घ में कारक और उसके चिन्ह के जोड़े बनाइए। यहाँ देखिए कर्ता कारक पहला है, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण, अपादान, अधिकरण, संबंध और संपादान। और इधर दिया है क ख ग घ करके, यहाँ नंबर है, यहाँ क ख ग घ दिया है। यहाँ देखो का, की, के, में, पर, ने, को, के लिए, से के, और को से अलग। अभी है कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या होगा, ग यानी ने। कर्ता कारक ने, कर्म कारक च को, करण कारक से के द्वारा, अपादान छ यानी से अलग, अधिकरण में पर, और क
संबंध कारक क, का, की, के, इसके बाद हो गया संप्रदान, तो यहाँ पर हो जाएगा घ, को और के लिए। अभी आपको ये मैचिंग नहीं करना है, यहाँ हमने उत्तर लिख के दिया है, इस तरह आपको उत्तर लिखना है। मैंने ये सब पढ़ाने के लिए ऐसे किया है। आपको क्रम अक्षर यानी नंबर दिया हुआ है बीच में, यहाँ पर उत्तर लिख करके और आप ऐसे लिख सकते हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंग अंग टूटना, बहुत दर्द होना। बुखार के कारण मनोरमा का अंग अंग टूट रहा था। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। फसलों की कटाई के समय किसान का अंग अंग ढीला हो जाता है। अंग अंग खिलना, बहुत प्रसन्न होना। विदेश से लौटे बेटे को देखकर माँ का अंग अंग खिल गया। अंगार उगलना, क्रोधपूर्ण बातें कहना। जरा सी बातें को लेकर दोनों महिलाएं ने एक दूसरे पर अंगार उगलने लगी। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। दुर्घटना में बेटे बहू के मारे जाने के बाद अब पोती ही अपने दादा के अंधे की लाठी बना हुआ है। अक्ल का दुश्मन, पूरा मूर्ख। जो लोग अपने भले की बातें नहीं समझते वे अक्ल के दुश्मन होते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ साफ मना करना। आश्वासन देकर अंगूठा दिखाना मानवता के खिलाफ है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। गौरव ने मुझे रुपये उधार ले लिए, देने के नाम पर अगर मगर कर रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। आज के नेता हर समय अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। बच्चों को शांत कराने के लिए अध्यापक ने छात्रों को आंखें दिखाई। आंखें लगाना, नींद आना। पेड़ की शीतल छाया में लेटते ही किसान की आंख लग गई। आंखें चुराना, सामने से बचना। उधार लेने के लोगों को आंखें चुराने लगे। आंखें खुलना, अच्छे बुरे का पता चलना। चोरी के आरोप में जेल जाने के बाद केशव की आंखें खुली। पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आना। भयंकर बाढ़ आने से गांव वालों पर मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ा। पांव उखड़ना, अस्थिर हो जाना। आंसू के गैस छोड़ते ही आंदोलनकारियों के पांव उखड़ गए। पानी मांगना, दया की भीख मांगना। जवानों ने घायल आतंकवादी को जब पकड़ा था वो पानी मांगने लगा। पानी उतरना, बेइज्जती होना। गरीबों के कल्याण के लिए आए पैसों में हेरा फेरी करते हुए कुछ अधिकारी जब पकड़े गए तब उनका पानी उतर गया। बच्चों अभी हम चलते हैं, यहाँ पर 4 के क प्रश्न है। लेखन 4 का क, विभाग खंड क। तो यहाँ पर तीसरे मैंने यहाँ लेखन में होगा तो 2 निबंध है। 2 निबंध में से आपको 1 निबंध आएगा। तो प्रदूषण की समस्या है अथवा प्रदूषण का विकराल रूप। अभी देखिए, प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से ही साथ रहे। तो ये क्या हो गया, निबंध का भूमिका हुआ। पहले हम भूमिका करते हैं। पहले मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। प्रकृति से मनुष्य जीने, रहने, खाने आदि के लिए अनेक सुविधाएं दी है। मानव ने अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण प्रकृति से छेड़छाड़ शुरू कर दिए। इसका परिणाम प्रदूषण के रूप में सामने आया है। अभी यह प्रदूषण के कारण भूमिका बता दी। प्रदूषण का अर्थ है दूषित करना, अर्थात हमारे आसपास की प्रकृति में अवांछित तत्वों का बढ़ जाना। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और मनुष्य के लालच एवं स्वार्थ के कारण उसकी आवश्यकताएं के दिनों दिन बढ़ती गई। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने पेड़ों के अंधाधुंध कटाई शुरू की ताकि उससे रहने की जगह और कृषि के लिए जमीन मिल सके। उसने औद्योगिकरण का रास्ता अपनाया जिससे परिवहन के लिए सड़कें बनाना जरूरी हो गया। और एक वनों की अंधाधुंध कटाई, दूसरी की ओर फैक्ट्रियां से निकला दूषित पानी निरंतर प्रदूषण बढ़ाता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ाने के लिए मनुष्य का कार्य व्यापार पूरी तरह उत्तरदायी है। अभी है उसका कारण क्या है, माने उसका प्रभाव। तो आज के वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी अनेक बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही है। कोहरे की बढ़ती मात्रा, फैक्ट्रियों के दूषित के कारण बड़ा संख्या में लोग पेट संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हैजा, अत्रशोध, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां जो दूषित जल के सेवन का परिणाम है, लोगों को अपने पंजों में दबोच रही है। मोटर गाड़ियां और
उनके हॉर्न के शोर जोर से बजने पर लाउड स्पीकर और डीजे की तेज ध्वनियों के कारण बहरेपन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मृदा प्रदूषण के कारण लगातार फसलों का उत्पादन गिरता जा रहा है। इससे पुराने हरे भरे पेड़ और समय सूखते जा रहे हैं। अभी है प्रदूषण समस्या का मानवता के लिए घातक, इसे रोकने के लिए लोगों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में? लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, वनों की कटाई रोकनी चाहिए तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों का पानी शोषित करके जल स्रोतों में मिलाना चाहिए। मानवता की भलाई के लिए हम सबको यह काम कल से नहीं आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कल तो बहुत देर हो चुकी होगी। अभी दूसरा निबंध है, उसके तरफ चलते हैं। दूसरा निबंध है इंटरनेट से लाभ और हानि। तो विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान कर आधार प्रदान किया। तो सबसे पहले भूमिका है। ये क्या है? भूमिका है, पहले भी बताई थी। कोई भी निबंध शुरू करने से पहले भूमिका हो जाता है। तो आपको भी यहाँ भूमिका लिखना है, जिसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग में विज्ञान का युग है एवं विज्ञान की महत्व उपलब्धि है इंटरनेट। अभी है उपयोगिता। इसका उपयोगिता क्या है? यहाँ हो जाएगा, इंटरनेट आज मानव जीवन का आवश्यकता बन गई है। बैंक, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल आदि सभी जगह इंटरनेट का महत्व अनिवार्य हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम शीघ्र सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज मनुष्य विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। विभिन्न रोगों से संबंधित जानकारी, उपचार आदि इंटरनेट के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। आज इंटरनेट के बिना जीवन का कल्पना करना असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू होते ही इंटरनेट, जहां इतने लाभ हैं वहीं इंटरनेट से हानि भी है। अभी इंटरनेट से हानि, यहाँ से हानि शुरू हो जाएगा। इंटरनेट के द्वारा अपराध बढ़ रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग की लत बच्चों को बुरा प्रभाव डाल रही है। इंटरनेट के द्वारा सुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है। इंटरनेट ज्ञान प्रदान करने की सामंजस्य भी करता है। इस प्रकार इंटरनेट एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट का अनिवार्य बन गया, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन से बहुत संबंधित शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टतः मनुष्य इंटरनेट का प्रयोग सोच समझ कर ही उचित कार्यों के लिए करना चाहिए। बच्चों अभी है 4 का वो, यहाँ निबंध लिखना है, ये पत्र लिखना है। तो पत्र में पहला 2 पत्र रहेगा, 2 पत्र में से आपको कोई एक पत्र लिखना रहेगा। निबंध में भी 2 निबंध है दिया हुआ, जिसमें से एक ही निबंध आपको लिखना है। तो यहाँ आप अपने विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र हैं। आप अपने पिताजी के साथ आगरा जाना चाहते हैं या कहीं और जाना, हमने गाँव दिया है, वहाँ पर गाँव जाना चाहते हैं। तो अतः 5 दिनों के अवकाश है, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पत्र कैसे लिखा जाता है वो मैं समझा रही हूँ। आप उसमें नाम पता ये सब बदल दीजिएगा। अभी है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम ये नहीं लिखना है। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम क्या है? ज्ञान ज्योत विद्यालय। यहाँ पे लिखना है ज्ञान ज्योत विद्यालय, ठीक है। गोरादरा सूरत, ये भी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है गोरादरा सूरत। अभी है विषय, अभी ऐसे देना 2 दिनों का अवकाश है। आपको 5 दिन का लेना, तो यहाँ तो लिखेंगे 5 दिनों के अवकाश है। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे अपने पिताजी के साथ गांव जाना है, या जगह का नाम आप लिख सकते हैं। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे जिस तारीख से जिस तारीख आप जाएंगे यहाँ पर ये डेट बदल देना है, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सौ धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आपका नाम रहेगा, ये प्रवीण कुमार नहीं लिखना है, आपका जो भी नाम हो वो नाम लिखना है। 7वीं कौन से हैं, क्रमांक, रोल नंबर लिखना है। और ये देखिए 2 तारीख है 2015, आपको परीक्षा के दिन का डेट लिखना है। यानी आपका परीक्षा है 2 नवंबर 2020 में, तो आपको वो दिन का डेट लिखना है। चलिए अब दूसरे निबंध की तरफ हम चलते हैं। खेल संबंधी सामग्री मंगवाने के लिए विक्रेता को पत्र लिखिए। तो अभी यहाँ पर है सेवा में प्रबंधक महोदय, स्पोर्ट्स संस
करोल बाग दिल्ली, ये दिल्ली का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब ज्ञान ज्योत विद्यालय, स्पोर्ट्स क्लब ज्ञान ज्योत स्पोर्ट्स क्लब अपना नाम है ना, ज्ञान ज्योत स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पर लिखना है। विषय क्या है, खेल सामग्री मंगवाने हेतु पत्र। यहाँ देखिए, महोदय मुझे निम्नलिखित खेल सामग्री की अति शीघ्र आवश्यकता है। इन खेल संबंधी सामग्री को जल्द से जल्द भिजवाने का कष्ट करें। सामग्री नई एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। सामग्री इस प्रकार है, क्रिकेट बैट यानी बल्ला 6, क्रिकेट स्टिक 6, कॉस्को बॉल 12, बैडमिंटन रॉकेट 6। कृपया इन सभी खेल सामग्री को छूट काट कर बिल सहित भिजवाएं। अभी यहाँ पर भर दिए, अपना नाम और आपके घर का पता लिखना है। आपके घर मैंने जितना नंबर हो वो पता आपको लिख देना है। बच्चों, मैंने ये रिवीजन SA1 परीक्षा के लिए बना करके आप लोग के लिए भेज रही हूँ, और रिवीजन को अच्छे से पढ़िएगा। और 2 नवंबर को 7 बजे से 9 बजे आपका पेपर है, इसे पढ़िएगा। फिर प्रश्न अनुसार जो भी उत्तर सही लिखना हो उसे आप उस पेपर में लिखिएगा। धन्यवाद।